ठीक है भाई यहाँ तक। और ट्रेवर्सिंग का पता आपको, ट्रेवर्सिंग किसे कहते हैं? तो आपने ट्री ट्रेवर्सिंग पढ़ी होगी, कौन कौन सी पढ़ी थी ट्री ट्रेवर्सिंग? ग्राफ ट्रेवर्सिंग, ठीक है। तो आपने अगर बाइनरी ट्री पर कुछ ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है ट्रेवर्सिंग का सैर करना चाहिए कि हर नोड को विजिट करना, ठीक है। इसी तरह जब हम लिस्ट को ट्रेवर्स करना चाहते हैं, मैं किसके जरिए करूँगा? मैं इसके हर एलिमेंट को विजिट करना चाहता हूँ ग्रुप के जरिए, इसी बात है ना। हम हर एलिमेंट के लिस्ट को जब ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो ग्रुप के जरिए करेंगे। और कल मैं सोचा था कुछ आपको टास्क दूँ कि हमने कल रिवर्स फंक्शन पढ़ा था, तो लिस्ट को वो फंक्शन के जरिए हम काम करते हैं, तो फंक्शन आपको लिस्ट को रिवर्स करना चाहिए कैसे करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लिंक लिस्ट आ जाती है डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने जाएंगे, जो बड़ी उम्मीद है कि जिससे आज का वाला वीक खत्म हो गई है वाला, तो आप ऑनलाइन टेस्ट से ट्यूरिंग पे जाना है, turing.com पे जाना है, वहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट पास करते हैं आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपने पढ़ा? ट्री, बाइनरी ट्री पढ़ लिया आपने, ठीक है। हीप पढ़ा आपने, हीप का तो पता ही होगा आप सबको, हीप डाटा स्ट्रक्चर का, हीप मेमोरी होती है, एक हीप डाटा स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जितना मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया ना, अब आप ये काम कर सकते हैं। आप हीप डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप ट्री डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ को आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, वैल्यूज को आप नोड कैसे क्रिएट करेंगे, सारी चीज़ें अब आप इसके लिए कर सकते हैं। आगे जब मैं ऊपर होगा क्लासेस के अंदर जाऊँगा, क्लासेस के अंदर जाके वो जब आपको आइट्रेटर और आइट्रेशन के बारे में बताऊँगा, तो फिर आप क्लियर हो जाएंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। मेरा ये मकसद है जब हम पाइथन का कोर्स पूरा कर लें तो आप पहले कि कैसे डाटा स्ट्रक्चर्स को आप पाइथन में क्रिएट करना नहीं आपको आते हैं। मैं बुक शेयर कर दूँगा जो सारे डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं आप अंडरस्टैंडिंग कि हमने एक लाइन के अंदर लूप को चलाना है, हमने वन लाइन के अंदर क्या करना है, लूप को चलाना है। तो हमारे पास एक साइज में है कि लिस्ट को क्रिएट करना। अब कैसे क्रिएट होती है हमारे पास? देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस की लिस्ट बनाई है, मैंने एक नंबर दिया, उसके स्पेस को फिट करवा। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास मैंने लिखा एक्स स्केल किया 4x इन रेंज 1 to 6। अब मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 5 तक, तो रेंज जो है वो 6 से 1 तक इसको क्या करेगी, प्रिंट करेगी। अब क्या करेगा, ये x लेगा इधर, अभी इस x से क्या मूव करेगा, स्केल मूव करेगा। सारा काम मैंने क्या किया, एक ही लाइन में किया। अगर मैं ये वैसे करना चाहता हूँ लूप के जरिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आपने स्केल प्रिंट कराएं, इसके कोशिश करें ताकि आप इसको लूप के जरिए स्केल प्रिंट कराएं। इसमें कैसे करेंगे हम, वो लूप के अंदर ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रेंज फंक्शन लिया, उस रेंज फंक्शन ने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 से लेकर 5 तक, उसका स्केल ले रहा है। अभी क्या करा, पूरे इस फंक्शन ने क्या, इस कंपेरिजन ने क्या किया कि इस स्केल की एक लिस्ट बना दी। ये क्या हमारे पास लिस्ट कंपेरिजन है कि हम लूप के जरिए एक ही लाइन के अंदर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। बात समझ आ गई इस चीज़ की? मुश्किल बात है इसके अंदर। अब हमारे पास फिट कंडीशन है। कंडीशन का मतलब क्या है कि मैं इसके अंदर एक कंडीशन को अप्लाई करके मैं अपना डिजाइन रिजल्ट्स ले सकता हूँ। ये पाइथन का बेनिफिट क्या है? पाइथन का बेनिफिट ये कि वो काम जो मुझे 4-5 लाइन लिख के करना पड़ता था वो एक लाइन में करता हूँ, ठीक है। ये इसका बिग बेनिफिट है। आपसे अगर कोई पूछे कि पाइथन पे लोग जा क्यों रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पाइथन पे लोग इसलिए जा रहे हैं कि वो काम जो दूसरी लैंग्वेज के अंदर हमें 4-5 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है, वही काम आप एक लाइन में यहाँ पर कर लेते हैं। इससे क्या है, कोडर की परफॉर्मेंस में जो डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस है वो कहानी हमारे पास यहाँ पे बेहतर होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कंपेरिजन किया था, यहाँ पे मेरे पास देखिए यहाँ पे x लिखा है। इट मीन्स दैट ये जो x है यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा हमारे पास 9 तक जाएगा, ठीक है। तो मैंने पिछली रेंज नहीं बताई इसको, 0 से शुरू होगा कहाँ तक जा रहा है 9 तक। अगर मैं यहाँ पे चेक करते देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट बात आई है x in range 10, इतनी लाइन लिखी मैंने, ये क्या करेगा
0 से लेकर 9 तक 9 प्रिंट कर देगा। मैंने आगे कंडीशन लगा दी है, मैं कह x रिमाइंडर टू इक्वल टू 0 ये लिखी मैंने, ठीक हो गया। अब सबसे पहले इस कंडीशन का वैल्यूएशन करें। कंडीशन कहता है कि अगर मेरे पास x रिमाइंडर टू का मतलब क्या है, यहाँ पे वो क्या करेगा, पहले मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है ना, पहले क्या आ रहा है 0, इसको किससे डिवाइड करेगा 2 से, 2 0, मेरे रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला, इसका मतलब कि कंडीशन क्या होगी ट्रू ट्रू होगी। तो क्या करेगा इसको Print. 0 को लिस्ट में इंक्लूड कर देगा, फिर आएगा 1, जब यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे क्या कहेगा 2 0 से 3 मतलब 0 का रिमाइंडर क्या मिला इसको 1 कंडीशन फॉल्स है ट्रू है false फॉल्स है, तो 1 को लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। इसमें जब 2 पे जाएगा तो 2 पे यहाँ पे क्या आएगा 2 5 2 आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला इसको 0 0 मिल गया, इसमें लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ तक जो इससे किया 0 2 4 6 8 ये इस तरीके से लिस्ट में इंक्लूड ठीक है। यहाँ तक उसके बाद है इस चीज़ के अंदर कि हमने अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता तो फिर क्या आना था मेरे पास odd numbers ऑड नंबर आना था। मेरे पास कौन सा नंबर आना चाहिए यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए। अगर प्राइम नंबर हाँ अगर प्राइम नंबर लगा प्राइम नंबर की कोडिंग करें कि प्राइम नंबर का आपको लॉजिक का टेबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि टेबल क्या है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट होता क्या है, एक वर्ड सुना होगा नाउन क्या होता है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि किसी शहर का नाम क्या दिया, ठीक है, या जो चीज़ एग्जिस्टेंस रखती है वो क्या होता है हमारे पास नाउन है, ऐसी है ना। ऑब्जेक्ट भी की डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, जैसे जो नाउन की डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है object की ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। बात समझ आ गई इस चीज़ की। yes अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो हमें क्या रिटर्न करेगा, कोई ना कोई well आइटरेटर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा आइटरेटर। आइटरेटर में क्या हमारे पास जैसा लिस्ट है, टपल्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, हम इस पे क्या चला सकते हैं आइटरेटर के ऊपर, लूप पर रन कर सकते हैं, लूप पर लूप को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कुछ सेट्स पे करें, क्या सेट्स आइटरेबल है, ठीक है। बात समझ आ गई है कि अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको अपने मुताबिक इसके अंदर मैं बहुत सी वैल्यू स्टोर करके उनको मैं चला सकता हूँ, इसको बना सकता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे आइटरेटर क्या है, इसमें के अंदर एक फंक्शन अप्लाई जैसे कहते हैं नेक्स्ट। कौन सा फंक्शन अप्लाई होता है इसके अंदर next नेक्स्ट। जब हमारे पास आइटरेबल है इसके अंदर फंक्शन होता है आइटर। कौन सा फंक्शन होता है आइटर, मैं अभी आगे दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाला फंक्शन जो है इसमें मौजूद होता है, इसमें दोनों फंक्शन मौजूद होते हैं, आइटर भी और नेक्स्ट भी। आइटर क्या कहते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट को आइटरेटेबल बनाता है, क्या बनाता है आइटरेटेबल, जिसको आप नेक्स्ट के मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिस्ट है मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। मैंने इस पे कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है आइटर, ठीक है। अब इसी का क्या इसको आइटरेटेबल बना दिया, मतलब जब मैं इसमें नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करूंगा तो पहले एलिमेंट को यहाँ से पिक करेगा, उसको प्रिंट कर, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट वैल्यूज को उठाएगा। अब यहाँ पे इसकी स्टेट रुक गई है, जब मैं नेक्स्ट दोबारा इस पर कॉल करूँगा तो वो दोबारा से स्टार्ट नहीं करेगा, वो 2 पे यहाँ से उठाएगा उसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी स्टेट यहाँ पे स्टेट पे रुकी इसको। जब मैं दोबारा नेक्स्ट अप्लाई करूँगा तो फिर इसको यहाँ से पिक करेगा वो 3, ठीक है। बात समझ आ रही इस चीज़ के लिए आपको। ये मेरे पास जब मेरे पास आइटर फंक्शन, जब मेरे पास आइटरेटर होगा उसके अंदर अपन नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन मेमोरी में से एक ही एलिमेंट को पिक करता है, लेकिन जब मैं लूप चलाता था इसको मेरे अंदर क्या करना पड़ता है, मुझे सारे के सारे एलिमेंट को पिक करना पड़ता है, ठीक है। और बास का अगर हम बात करते हैं लूप के अंदर ऑलरेडी नेक्स्ट का फंक्शन बिल्ट है, लूप के अंदर नेक्स्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लूप भी तो ऐसे ही करता है ना, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को पिक करता है, लूप भी क्या करता है 1 बाय 1 एलिमेंट्स को पिक करता है। यहाँ पे बात समझ आ गई। उसमें जो काउंटर वेरिएबल होता है इंक्रीमेंट करते हैं, इस वजह से यहाँ से बात क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास
इसका मतलब है आइटरेटर और आइट्रेबल में क्या फ़र्क है? टेबल क्या है? ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें आइटरेटर रिटर्न करता है। इसके अंदर कौन सा फंक्शन होता है? आइटर। और जो हमारे पास आइटरेटर होगा इसमें कौन से फंक्शन होंगे? Next. आइटर भी होगा और Next. नेक्स्ट भी होगा। ठीक हो कि भाई यहाँ तक ये बात समझ आ गई नहीं आ गया? ये मेन आप डिफरेंस याद रखना है। जो आइटरेटर में कितने फंक्शन होते हैं? 2. अच्छा, ये फंक्शन को हम कहते हैं टेंडर फंक्शन, डबल अंडरस्कोर। ये कुछ इस तरह के बने होते हैं। आगे आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह का फंक्शन होगा इसका भी बदल। ठीक है, तो टेंडर फंक्शन कहते हैं, मैजिक फंक्शन कहते हैं। नाम सुने कभी आपने इनका? जरा सुन लिया। ठीक है, टेंडर फंक्शन या मैजिक फंक्शन कहते हैं हम इनको। इनके साथ है डबल अंडरस्कोर, इनके साथ डबल अंडरस्कोर। तो आगे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो बात समझ मैंने दी आपको, आइटरेटर को क्रिएट करने का तरीका कार है। ये बात समझ आ गई सबको यहाँ तक? तो मेरे पास लिस्ट थी, मैंने इसको कौन सा फंक्शन पास किया, के अंदर पास किया इसको आइटरेटर के अंदर। इसके साथ मैं नेक्स्ट के साथ इसको अप्लाई किया, जिससे से मैं नेक्स्ट अप्लाई करता जाऊँगा। ये नेक्स्ट एलिमेंट को वहाँ से पिक करता जाएगा। मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो इसने यहाँ से 1 किया, तो मैंने फिर नेक्स्ट अप्लाई किया 2 आ गया, फिर नेक्स्ट अप्लाई किया तो 3 आ गया। अगर दोबारा नेक्स्ट अप्लाई किया तो फिर क्या देना चाहिए इसको हमें? तो ये बात याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाती है चीज़ें। इंटरव्यू में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आइटरेटर क्या और आइट्रेबल क्या। मैंने जब इंटरव्यू दिया आज से 4-5 साल पहले से मुझसे पूछा था, आइट्रेबल ऐसे ऑब्जेक्ट जो आइटरेटर को रिटर्न करे, जैसे लिस्ट है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग है। बात समझ आ गई इस चीज़ की? ये बात क्लियर हो गई। और आइटरेटर करता है जिसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? नेक्स्ट। अच्छा, जब आप लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे ना, वहाँ भी बहुत ज़्यादा सवाल है। लिंक लिस्ट में आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। आप मतलब लिंक लिस्ट पढ़ी कभी किसी ने? हाँ, डाटा स्ट्रक्चर है, क्रिएट करना आपने। मैं आपको बता रहा हूँ कि सी के अंदर आपने लिंक लिस्ट क्रिएट की है कभी? C++ के अंदर वहाँ पे आप उसका एड्रेस स्टोर करते हैं कि नहीं करते? फिर आप उसके नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। हाँ जी, वो पॉइंटर दे, यहाँ पे पॉइंटर नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट के जरिए करना है। अच्छा, ये बात समझ आ गई इस चीज़ की? तो लाजमी काम करके आएगा ये वाला भी, तो हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, ये मैंने आपके सामने अभी एक क्लास क्रिएट की हुई यहाँ पे। उस क्लास में मैंने क्या बात कही है? एनी क्लास दैट इंप्लीमेंट्स आइटर एंड नेक्स्ट इज एन आइटरेटर। ये बात की मैंने क्या आपको समझाई थी बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके 2 फंक्शन जो कॉल करे, कौन कौन से? Next और आइटर। आइटर, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? आइटरेटर कहलाएगा। अभी हम आगे जाएंगे जनरेटर फंक्शन से पढ़ेंगे वहाँ पे, तो उधर भी कुछ इस चीज़ आपके पास करेंगे। तो मेरे पास नहीं, यहाँ पे मैं कस्टम आइटरेटर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा आइटरेटर है? ये कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? अपना खुद का। ठीक है, मैंने भी आइटरेटर क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखी क्लास काउंटर। जब आप खूब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? क्लास की आता है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम इसको एनकैप्सुलेट कर देते हैं। क्या इसको कैप्सुलेट करेंगे? प्रॉपर्टीज़ को, मेथड को। मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? मेथड का होंगी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इसकी? वैल्यूज़। जैसा मैं एक क्लास बनाता हूँ कार, तो उसकी वैल्यू कलर है, उसकी क्या है? प्रॉपर्टीज़। लेकिन ड्राइव करना उसका क्या है? फंक्शन। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ये भी फिलहाल आपको समझना है कि मेरे पास यहाँ पे डेफ इनिट सेल्फ हमारे पास क्या है? एक जिसका आपने डिस ऑपरेटर पढ़ा कर, डिस ऑपरेटर पढ़ा? इसके अंदर पढ़ा था C++ के अंदर। क्या करता है डिस ऑपरेटर? करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। ऐसी बात है ना वहाँ पे? तो ये सेल्फ वो काम करता है। ठीक है, सेल्फ यहाँ पे वो काम करता है। फिर मैंने यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स आगे दिए इसको। ये तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट का आर्गूमेंट दे दिया, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये काउंटर है। तो काउंटर जो है इसमें सेल्फ को साथ रिलेट करता है। अब सेल्फ की एक एग्जांपल है, मैं बड़ी मुश्किल से इस एग्जांपल को समझने की कोशिश की कि सेल्फ कैसे काम करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मैंने एक गूगल पे सर्च किया तो उसने एक एग्जांपल दी कि आप किसी पार्टी में चले गए,
वहाँ पे अपने अपने कार्ड लगाया उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। तो आपसे आके पूछता है कि आपका नाम क्या है, कहता है ये देखिए ये मेरा नाम है। वो आपको कार्ड किसको रेफर कर रहा है? आपको, और आप क्या ऑब्जेक्ट है। क्योंकि भाई यहाँ तक बात समझ आ गई इस चीज़ की। जब आपके पास आपकी जाते हैं कार्ड लगा के कहीं पेंशन ड्यूटी लग गई, तो वहाँ पे आपका कार्ड किसको रेफर कर रहा है? आपको रेफर करता है। आप ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्या है? बिजनेस है, यानी कि वो आपको रेफर कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो कार्ड है वो क्या सेल्फ हमारे पास। तो समझ आ गई इस बात की। तो मेरे पास यहाँ पे ये इनिट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेरे पास डंडल मेथड है डबल अंडरस्कोर का। और आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, कंस्ट्रक्टर पढ़ा था C++ के अंदर। क्या होता था कि सेम क्लास के नेम से हम क्या क्रिएट करते थे? कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे, जिससे हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। वो कंस्ट्रक्टर के जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज हो लेते थे। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, ये बात पढ़ी कि नहीं पढ़ी इस वक्त? ये वो काम करते हैं इनिट। इनिट यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? कंस्ट्रक्टर का। जैसे यहाँ पे मैंने इसके साथ वो लिख भी दिया कि इनिट इज अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट किया हुआ है? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ क्लास का काउंटर। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके साथ मैंने कौन कौन सी वैल्यूज भेजी है? 1 और 5। तो क्या करेगा वो? तो यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रिंट जो स्टार्ट पे 1 रख देगा और एंड पे क्या रख देगा? 5 रख देगा। ऐसी बात है, समझ आ रही कि ऊपर से गुजरी बात समझ आ रही कि नहीं बनी? ऊपर से गुजरी। हाँ, चलो ऊपर से भी ऐसे था आ रही। तो मैंने सबसे पहले क्या क्रिएट किया? यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और कंस्ट्रक्टर आप पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बोला C के अंदर, C++ के अंदर भी हमने ऊप शुरू करनी है। इसमें ऊप शुरू करके वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का भी कंसेप्ट करें। कंस्ट्रक्टर कहता है कि कंस्ट्रक्टर जब उसके किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है साथ ही कॉल हो जाता है। उसके जो वैल्यूज इनिशियलाइज हमने लिखवानी होती है वो हम उसमें उसके अंदर वैल्यूज को लिखवा लेते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसके कोई पैरामीटर नहीं होते। यहाँ पे कितने पैरामीटर दिए हैं मैंने? 3 पैरामीटर हैं, एक ऑब्जेक्ट है और 2 उसके चलिए बात यहाँ तक। अब हमने यहाँ पे इसको क्योंकि मैंने इसको आइटरेटेबल बनाना था, तो मैंने कौन सा फंक्शन कॉल किया है? आइटर का। और मैं इसको कौन सा क्या पास कर दिया? इसको मैं इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया सेल्फ, यानी कि इससे क्या बना दिया? इसको आइटरेबल बना दिया। जब ये आइटरेबल बन गया तो मैं इस पर क्या अप्लाई कर सकता हूँ? नेक्स्ट का मेथड। इस पर क्या अप्लाई कर सकता हूँ मैं? नेक्स्ट का मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखा डेफ और नेक्स्ट, यहाँ पे सेल्फ। इसका मैंने जो है वो पास कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ पे कहता है कि सेल्फ डॉट करंट, अगर मेरे पास करंट वैल्यू क्या है यहाँ पे? मैंने यहाँ पे 1 और 5, तो करंट वैल्यू क्या होगी? 1, और एंड वैल्यू क्या होगी? 5। तो क्या कंडीशन ट्रू हुई है? ठीक है, तो रेज शो आइटरेशन कहता है सेल्फ डॉट करंट प्लस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या कर देगा वो? 1 ऐड कर देगा इसके अंदर, और रिटर्न सेल्फ डॉट करंट -1। ठीक है, -1 से पीछे आ जाएगा। तो पहले वैल्यू क्या थी इसके पास? 1 थी, इसे इसमें क्या ऐड किया? 1, कितनी होगी? 2। रिटर्न क्या करेगा? 2। पहले 1 करेगा, करंट -1। ठीक है, करंट की वैल्यू मैंने 2 कर दी इस वक्त। लेकिन ना यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सेल्फ डॉट करंट का मतलब क्या है? सेल्फ डॉट करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट करंट +1। इसका मतलब यही है ना? आपने कंपाउंड ऑपरेटर्स पढ़े हुए कि नहीं पढ़े हुए? कंपाउंड ऑपरेटर्स में क्या इक्वल के साथ प्लस लिखते हैं हम। ये जो मैंने यहाँ पे इस वक्त ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब इसका ये था कि सेल्फ डॉट करंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट करंट +1। इसका मतलब ये है यहाँ। और नीचे मैंने क्या किया है? -1 कर दिया। इसका रिटर्न क्या करेगा? 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर 1 5। मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट, मैंने क्लास का नाम लिखा है। क्लास के अंदर मैंने 1 और 5 दिया, और काउंटर यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया मैंने? इसे क्या इंस्टेंस ऑफ द क्लास भी कहते हैं। जैसे क्लास क्या होती है, फिलहाल से एग्जाम्पल तो मैं समझ लें कि जैसे मेरे पास एक डाई है, वो डाई के अंदर मैं कोई भी मटेरियल डाल के उसको ग्लास बनाता है। वो जो डाई उसकी क्लास है, अगर उसको मटेरियल दूंगा उसमें से उस शेप का जो मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। क्लास इसी तरीके से एक डाई है जिस किसी की हम क्लास बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उससे वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पे इससे मैंने क्या कहा है? काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो कहाँ से प्रिंट कर रहे कि मैंने कहा फॉर नम इन काउंटर।
अब देखिए मैंने यहाँ पे कि नेक्स्ट फंक्शन अप्लाई किया इसके अंदर लूप के अंदर नहीं किया, लूप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट को अप्लाई कर देती है यहाँ पे। मेरे पास क्या लिखा प्रिंट नाम, तो मैंने यहाँ से 1 से लेके 5 से क्या कर दिया मैंने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10 से प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमने कस्टम आइडेटा क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये हमने कस्टम, तो आइटेटर क्या होता है? आइटेट करता है इसमें कौन कौन से 2 मेथड लागू होने चाहिए? नेक्स्ट और आइटम। आइटर नेक्स्ट, आइटर क्या करेगा? उसका टेबल बना लेगा, नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट वैल्यू को इंक्रीमेंट कर। ये इसका नीचे एल्गोरिथम है, किस इंप्लीमेंट हो रहा है। ये सेल डॉट ट्रेंड बिफोर 1 था, क्या ये कंडीशन ट्रू ऐसी नहीं हुई थी, सेल डॉट ट्रेंड 2 होगा। फिर हमने इसको वापस इसका, तो ये सारा एल्गोरिथम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस एल्गोरिथम को अगर ना समझ आए तो मैंने आपके साथ समझा भी दिया, नीचे मैंने इसकी जो आइटेशन लिखते हैं कि कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है भाई। यहाँ तक डिक्शनरी कंप्रीहेंशन को लिस्ट को हम एक ही लाइन में क्रिएट कर सकते थे, जस्ट लाइक डिक्शनरी को भी मैसेज क्रिएट करें। डिक्शनरी कंप्रीहेंशन से कंसाइल वे टू क्रिएट डिक्शनरी यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। इसे राइटिंग में लॉन्ग लूप, हम एक लंबी सी लूप लिखें, उससे डिक्शनरी क्रिएट करें, ये फ़ायदा करनी है। इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, एक की है वैल्यू फॉर आइटम, आइटम अपना कोई नाम रखेंगे इन आइटेबल इफ कंडीशन। आइटेबल का मतलब क्या है? कोई लिस्ट हो सकती है या कोई चीज़ में। तो हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एक्स, और आगे क्या लिखा मैंने? स्केल लिखा, और रेंज मैंने क्या दे दिया? 1 से लेके 6 तक। तो क्या करेगा ये? मेरे पास जो एक्स है वो की के तौर पे इस्तेमाल होगा, जो स्केल है उसकी वैल्यू, ठीक है। जो स्केल है वो क्या होगा? इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा 1 का मतलब क्या है कि इसका 1 आ जाएगा, 2 के आगे क्या आ जाएगा? हमें 4 मिल जाएगा। 2 इधर हमारे पास क्या है? की, और 4 क्या हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अभी इवन नंबर्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो जस्ट लाइक इवन नंबर्स को प्रिंट कर देगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या है? इवन स्केल एक्स एक्स के फॉर एक्स इन रेंज 10 इफ एक्स इमेंटेड 2 इक्वल टू 0। तो वही सेम अभी हमने पिछले लिस्ट में भी काम किया, बस यहाँ पे मतलब की डिक्शनरी के फॉर्म में हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। फिर आ रहा है इफ एल्स की एग्जांपल के साथ, कि मैंने लेबल करना है कि अगर इफ है, अगर मेरे पास से इवन है तो इवन प्रिंट कर दे, अगर ओड है तो ओड प्रिंट कर दे। मेरे पास यहाँ पे 0 है इवन, मैंने कहा एक्स इवन इफ एक्स इमेंटेड 2 इक्वल टू 0 एल्स ओड फॉर एक्स इन रेंज। हमारे पास जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ से निकाल देगा, 5 तक हमने कहा 0 से लेकर 4 तक क्या करेगा? ये प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या 0 क्या मेरे पास इवन है, 1 क्या मेरे पास ओड है, 2 क्या मेरे पास इवन है, 3 क्या मेरे पास ओड है, और 4 क्या मेरे पास यहाँ पे इवन आ रहा है। यहाँ से बात क्लियर होगी। हमने डिक्शनरी कंप्रीहेंशन को भी डिस्कस कर लिया। कहता है कि आपने लेंथ काउंट करनी है, एग्जांपल से आगे इसकी, इफ यू वांट टू काउंट लेंथ ऑफ द वर्ड, तो मेरे पास जो एप्पल के वर्ड की लेंथ मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिख दिया मैंने, और वर्ड इन वर्ड्स, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? ये वर्ड, यहाँ पे मेरे पास ये वर्ड है, और इसके अंदर पहले क्या मौजूद है? एप्पल। तो यहाँ पे क्या आ गया? एप्पल। एप्पल आता की बन गया हमारे पास, और इसकी लेंथ, इसकी वैल्यू बन गई, ठीक है। तो हमने क्या एप्पल क्या इसकी लेंथ कितनी है? 5, और इसी तरीके से बनाना की बात करते हैं तो वो कितना है हमारे पास? 6, और चैरी में बस क्या है? 6 आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। तो अब बात का मैं ना कीज को स्वैप करना चाहता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये 1 की जगह पे आ जाए और 1 इस जगह पे आ जाए, वैल्यू की जगह पे आ जाए, तो हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया ओरिजिनल डॉट आइटम्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने आइटम का फंक्शन कल पढ़ा था ना, कल आइटम का जो दोनों चीज़ें मैं देता था, की भी देता था और वैल्यू भी देता था, ठीक है। ये फंक्शन निकाल पड़े थे हमने सारे। तो आज मैं आपके साथ फाइल शेयर करूँगा और कुछ टास्क मैं शेयर करूँगा। टास्क कुछ मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं जो मैंने करवाने नहीं हैं, वो अदर एग्जाम्पल्स के तौर पर है। यहाँ पे लिखा होगा अदर एग्जाम्पल्स, ये नीचे आ रहा है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे ये वाला अदर एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने 10-15 टास्क लिखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, वो भी आपने खुद करने हैं। यहाँ पे आपको ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा। तो हमने की को स्वैप कर दिया, यहाँ पे ये क्या किया हमने स्वैप, कि मेरे पास वी और कॉलन के लिख दिया, ठीक है, के भी लिखा, तो वी के अंदर वैल्यू थी, के अंदर की थी, ठीक है। ऐसी बात है ना, हमारे पास आइटम हमें की वैल्यू देगी ना पेयर, तो वी के अंदर वैल्यूज के अंदर मैंने वी को पहले लिखा, के को मैंने बाद में लिख दिया। तो मेरे पास स्वैपिंग है, हमने जो है की को जो वैल्यूज को की बना दिया और जो की इसका हमने क्या बना दिया, वैल्यू बना
असल में हम जब प्रोग्रामिंग करते थे ना अनस्ट्रक्चर्ड की स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ का खूब आ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजर लैंग्वेज है। मैंने फर्स्ट टाइम आपसे डिस्कस भी किया। मेरे पास मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं एक अपनी लॉजिक में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और मैं क्या करता हूँ कि कोई मेरे पास कोई 100 लाइन की लॉजिक है, मैं 100 लाइन एक ही कोड के अंदर लिखता हूँ, एक ही वक्त के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि 100 की 100 लाइंस जो है वो मुझे लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, अगर कहीं एरर आ जाता है उस लाइंस के अंदर तो क्या करूँगा मैं, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सारा कोड चेक करना हाँ, मुझे सारी की सारी लाइंस को चेक करना पड़ेगा कि एरर कहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक, यानी कि मेरी एंटायर लॉजिक एक सिंगल प्रोग्राम में आ जाती है। एंटायर लॉजिक किस में आएगी? एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर आएगी। तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है कि मैं अपने लॉजिक को डिवाइड करता हूँ डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर, और मैनेजेबल होंगे वो लाइन ऑफ कोड होंगे जो किसी खास टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? फंक्शन कहलाएगा। इसे हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का भी नाम दे देते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी आपने, उसमें सारे फंक्शन ही बनाते हैं वहाँ, ऐसी बात है कि नहीं बात। तो इससे पहले आपने सी के अंदर आपने पढ़ा था मेन फंक्शन वहाँ पे करते थे। सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप देखते हैं आपको इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो आप वहाँ पे सी इन सी आउट के उसकी आप एक लाइब्रेरी को कॉल करते हैं, लाइब्रेरी को विजिट करते हैं, ठीक है। सी के अंदर प्रिंट एफ स्कैन एफ होता है, वहाँ पे हम std.h का जो लाइब्रेरी को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब कि फंक्शन का मतलब है कि जब मैं अपनी लॉजिक को स्मॉलर लॉजिक में डिवाइड कर दूंगा और उसको डिवाइड करने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी तो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो फंक्शंस कहलाएंगे। अब फंक्शंस का बेनिफिट क्या है हमारे पास? जो लाइन ऑफ कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, जो लाइन ऑफ कोड मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी बिग एग्जांपल क्या है? मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ एक फंक्शन प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल किया। जो प्रिंट फंक्शन था आपके का मतलब है कि वो वैसे ही चल रहा है? नहीं, वो उसके पीछे बना कि लाइन ऑफ कोड लिखे गए हैं। उन कोड का मकसद था कि डिस्प्ले करना, आउटपुट को दिखाना। तो मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ? मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, मेरी सारी की सारी आउटपुट दिखी जाती है। मैंने इनपुट फंक्शन को इस्तेमाल किया था। इनपुट फंक्शन जब मैंने इस्तेमाल किया तो वो इनपुट फंक्शन का मकसद क्या था? इनपुट करना। अब वो इनपुट फंक्शन जो है वो क्या मतलब है कि वो वैसे ही इनपुट लिखते हो तो आ जाता है, नहीं इसके पीछे पूरी की पूरी क्या है? लाइन ऑफ कोड लॉजिक है जो उसके पीछे बिल्ड की गई है। वो मैं क्या करता हूँ? सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब हम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है फंक्शन को कॉल करना, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। मैंने इनपुट फंक्शन या प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल किया था, मैं उसके फंक्शन को कॉल कर रहा था। तो फंक्शन को बनाने का मकसद ये है कि हम कोड रीयूजेबिलिटी होती है, क्या होती है? कोड रीयूजेबिलिटी। मुझे बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, मैं उस कोड को बार बार जहाँ भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी उसको फंक्शन को कॉल कर लूँगा, तो मैं फंक्शन को इस्तेमाल कर लूँगा। मैंने कोड लिखा नहीं, उसका एक कोड रिड्यूस हो गया, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज कर दी, एरर को तलाश करना आसान रहता है। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं फंक्शन को बनाने के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि पाइथन फंक्शन हैज ऑर्गेनाइज कोड, रिड्यूस रिडंडेंसी एंड इनहांस रीयूजेबिलिटी, ठीक है। उसने यहाँ पे एक बात की है रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन है। जब आप डेटाबेस पढ़ रहे थे तो वहाँ वो कहता था कि हम रिलेशन डेटाबेस पे क्यों गए हैं? डाटा बहुत रिडंडेंट हो, ठीक है। तो रिडंडेंट हो जाएगा तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो यही बात ही हमने, तो इसका मतलब हमने डाटा की रिडंडेंसी को हमने यहाँ पे हमने क्या करना है? लाइन ऑफ कोड की रिडंडेंसी को यहाँ पे रिड्यूस करना है। यहाँ पे ये फंक्शंस के वापस क्या है? यहाँ पे सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा बच्चे, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे कुछ वेरिएबल भी हम फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं, वरना कि हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी लिखते हैं। अब उसके सबसे बड़ा मसला है स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये मेरे पास उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक होगा। तो वैसे हम पढ़ते थे सी के अंदर तो हमारे पास दो किस्म के स्कोप हमें ज़्यादा डिस्कस किया थे, लोकल स्कोप और एक ग्लोबल। लोकल स्कोप का मतलब ये था कि जहाँ तक फंक्शन के अंदर मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, जहाँ तक फंक्शन की सही है, जहाँ तक फंक्शन जो है वो अपनी जो है वो स्टार्ट रखता है, वहाँ तक तो वेरिएबल एक्सेसिबल था। लेकिन उससे हम जिसे फंक्शन बाहर निकलेंगे वेरिएबल एक्सेस नहीं होता था। अब ये भी पता है कि वेरिएबल कहाँ पे क्रिएट होते हैं? मेमोरी के अंदर, और मेमोरी के अंदर वेरिएबल डिस्ट्रॉय होते हैं जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद ऐसी बात है कि नहीं है?
ये बात पता है कि नहीं आपको? जिससे हम प्रोग्राम को चलाते हैं, जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, एग्जिट हो जाएगा, तो जितनी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होंगी, वेरिएबल क्रिएट होगी, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अक्सर आप गार्बेज कलेक्शन वगैरह भी पढ़ते हैं कि गार्बेज कलेक्शन वगैरह कभी डिस्कस किया आपने? गार्बेज कलेक्शन क्या होती है हमारे पास हैं? गार्बेज वैल्यू इसमें आप फंक्शन में ले गए जनरेटर के, उसके अंदर का G1 G2 फेजेस के होते हैं। गार्बेज का मतलब है कि ऐसी वैल्यू जो हमारे फायदे के लिए हमने पहले इस्तेमाल की, उससे मेमोरी को उसने रिजर्व किया हुआ है, उसकी ज़रूरत नहीं हमें। हाँ ठीक है बात यहाँ तक। तो अब हमारे पास बच्चे जो हम फंक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास स्कोप ऑफ द वेरिएबल की बात करने लगे यहाँ पे। इससे आगे हम वेरिएबल की स्कोप डिस्कस करेंगे। तो आगे वहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन है, फिर सिंपल फंक्शन है, फिर वहाँ पर जनरेटर फंक्शन है, हम इसका डिस्कस करेंगे। और ये बड़ी उम्मीद है कि हमारे पास अभी 45 मिनट पूरे होते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लोकल स्कोप है। पहला कौन सा है? लोकल स्कोप, यानी कि ऐसा स्कोप वेरिएबल का जो फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाकी वेरिएबल का एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है भाई, यहाँ तक कि हम क्या करेंगे, हम लोकल स्कोप के अंदर हम वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो सिर्फ उस फंक्शन की रेंज के अंदर एक्सेसिबल है। आउट ऑफ द फंक्शन हम वी कांट एक्सेस द वेरिएबल। और लोकल स्कोप मतलब क्या है कि आप आउटसाइड द फंक्शन भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट आता है नेस्टेड फंक्शन का। हम नेस्टेड फंक्शन पढ़ेंगे तो हमारे पास वहाँ पे एक लेयर की प्रॉपर्टी आती है, एक लेयर एक प्रॉपर्टी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेस्टेड फंक्शन का मतलब ये है कि मेरे पास एक आउटर फंक्शन है, एक पास इनर फंक्शन है। इनर फंक्शन आउटर फंक्शन की जो है ना वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे से साइड है नेस्टेड फंक्शन, नॉन लोकल स्कोप। बात समझ आ गई इस चीज़ की। और बिल्ट इन स्कोप आप प्रिंट एफ पढ़ते रहते हैं हमें, जैसे लेंथ है, प्रिंट है, हम इसको फंक्शन पढ़ते हैं। ये बिल्ट इन स्कोप हम जब मरीज का इस्तेमाल करते हैं, जब इसकी हम लाइब्रेरी पर हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। इस सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो हमने कौन कौन से स्कोप को डिस्कस किया? लोकल स्कोप को, ग्लोबल स्कोप को, नॉन लोकल स्कोप को और बिल्ट इन स्कोप को। लोकल स्कोप क्या होगा हमारे पास? इनसाइड अ फंक्शन। इनसाइड अ फंक्शन। और ग्लोबल स्कोप क्या होगा? आउटसाइड अ फंक्शन भी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। और फिर हमारे पास नॉन लोकल का मतलब कि नेस्टेड का जब कंसेप्ट आएगा, तो जो हमारे पास आउटर जो हमारे पास फंक्शन है, हम इसको इनर फंक्शन में इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये पहली एग्जांपल आ रही है मतलब लोकल की, कि मेरे पास इस वक्त यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा x = 10, तो 10 मेरे पास इस वक्त सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इस फंक्शन से भी बाहर है। और इधर मैंने यहाँ पे मैंने लिखा डेफ माई फंक्शन, तो ये मेरे पास कीवर्ड है। जब अपने फंक्शन को क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स इस तरीके का होता है कि आप यहाँ पे लिखेंगे DEF, यहाँ पर डेफ आ जाएगा, जिसे हम वहाँ पे सी के अंदर रिटर्न टाइप लिखते थे वहाँ पे, फिर हम इसका नाम लिखते हैं। तो फिर मेरे पास यहाँ पे फंक्शन का नेम आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मेरे पास फंक्शन के मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं फंक्शन के पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है, पैरामीटर को यहाँ पे कॉलम आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या बॉडी ऑफ द फंक्शन होगी हमारे पास। अच्छा आप एक बात पता है, ये पाइथन जो है इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं कर रहा कहीं भी, लेकिन यहाँ पे इंडेंटेशन इस्तेमाल की जाती है। इंडेंटेशन का मतलब सबको नहीं पता हाँ कि मैंने तो ये बॉडी ऑफ द फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे फंक्शन की बॉडी को लिखूंगा। तो ये इसका सिग्नेचर है कि ये इसका सिंटैक्स है कि हम कैसे जो एक फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ये देखें, आप अक्सर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये माई फंक्शन लिखा, तो मैंने नेक्स्ट एक्स यहाँ पे लिखा है। मैं जिससे इस पे एक्स के पीछे करूँगा तो क्या करेगा, ऐड दे देगा। आगे सब जगह पे एरर दे रहा है। इसकी वजह क्या है कि पाइथन कहते हैं कि आप इंडेंटेशन आदमी दें। पाइथन को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि यहाँ पे हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं फिर हमें कोई मसला नहीं इंडेंटेशन का, लेकिन पाइथन इंडेंटेशन को इस्तेमाल करती है, इसलिए हमें इसको इस तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने जो है, क्योंकि फंक्शन था, फंक्शन के अंदर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं वाई लिखता तो भी एरर नहीं दे रहा। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई इक्वल टू जो भी लिखने लगा 20, यहाँ पे से कोई एरर नहीं दिया, ठीक है बात। क्योंकि फंक्शन जो है वो इटसेल्फ कुछ एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वहाँ पे अपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखना फंक्शन के अंदर, इसलिए मुझे वहाँ पे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे कीवर्ड इफ को लिखूंगा, इसके बाद भी मुझे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ही लिखे हैं बस, इससे से यहाँ पे एरर नहीं दिया मुझे, क्योंकि ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। ये बात याद रखना है कि जो हमारे पास पाइथन है ये क्या करती है, जब आप लूप के अंदर या किसी आपको ब्लॉक ऑफ कोड लिखना था, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इंडेंटेशन देनी पड़ेगी। चलिए बात यहाँ तक तो मुश्किल बात नहीं थी यहाँ पे।
तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास तो सबसे ऊपर यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, तो वो है ग्लोबल सबसे ऊपर लिखी वैल्यू। अब इसकी रसाई जो है, इसकी एक्सेस जो है वो इस फंक्शन में भी है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने माई फंक्शन एक फंक्शन लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी इसकी 10, यहाँ पे कितनी होगी इसकी अब 5, तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया। तो मैंने यहाँ पे आके देखिए ये मेरे पास फंक्शन बन चुका है। अब मैंने जब फंक्शन को कॉल करना है तो इसका मतलब है कि मैंने फंक्शन का नाम लिखना है, पैरामीटर लिखनी है, अगर पैरामीटर है तो वो मैं लिख दूँ, उसके अंदर नहीं है तो फिर वैसे इसको लिख दूँगा तो फंक्शन वहाँ पे कर देगा, कॉल हो जाएगा। और जिस जगह पे इस्तेमाल करना मैंने वहाँ पे, मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नाम लिखा है, साथ उसकी क्या लिखनी है, पैरेंथेसिस। यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। जब फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले मेरे पास x इक्वल 10 आएगा, यहाँ से आएगा सीधा इसके पास, फंक्शन को कॉल करेगा। अभी फंक्शन कॉल करने के बाद इस फंक्शन के पास आ जाएगा, इस फंक्शन में लिखिएगा x कितना है हमारे पास 5, इसको करेगा प्रिंट, यहाँ से करेगा दोबारा इस फंक्शन से, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलाएगा, अब प्रिंट को चलाएगा। पहले यहाँ पे आया, यहाँ से किधर आएगा, माई फंक्शन पे, माई फंक्शन किधर जाएगा, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर, इस पूरी की फंक्शन बॉडी को रन करेगा, देन वापस इधर आएगा। ठीक है, इधर आगे इसने क्या किया, आउटसाइड ऑफ फंक्शन x। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसको कॉल किया तो फंक्शन की x की वैल्यू कितनी है 5, और जब इसके यहाँ पे आगे प्रिंट कर रहा है वो 10 प्रिंट कर रहा है। इसका वजह जो चेंजिंग की थी ना सिर्फ फंक्शन के अंदर, वो लोकल थी, वो से आउटसाइड ऑफ द जो हमारे पास वैल्यूज का से इफेक्ट नहीं किया। ये बात समझ आ गई सारी कि कोड कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। कि कोड आपको एग्जीक्यूशन बनाना चाहिए कि सबसे पहले इसने इनिशियलाइज की वैल्यूज यहाँ पे, देन फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन बॉडी के अंदर मूव किया, देन यहाँ प्रिंट किया। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पास एक फंक्शन को हमने यहाँ पे किया। जैसे कहा कि लोकल वेरिएबल आइसोलेटेड विद इन द फंक्शन, तो लोकल वेरिएबल था हमारे पास, लोकल वेरिएबल क्या था, एक्स था वहाँ पे, लोकल वेरिएबल क्या था हमारे पास वहाँ पे एक्स था, जब वो उसके अंदर था तो कहता वहाँ पे लोकल था, उसने इफेक्ट नहीं किया ग्लोबल वैल्यू। तो एंड डू नॉट अफेक्ट द ग्लोबल वेरिएबल्स, तो ग्लोबल वेरिएबल भी एक्स था हमारे पास। देखिए दोनों तरफ एक्स को इस्तेमाल किया, दोनों तरफ मैंने किसको इस्तेमाल किया है, एक्स को। अब हम आगे हैं ग्लोबल के ऊपर। लोकल की बात समझ आ गई है? यस। लोकल में मुश्किल बात नहीं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने ग्लोबल कीवर्ड इस्तेमाल किया। यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया मैंने, ग्लोबल कीवर्ड। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक्स कितना था 10, मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, ग्लोबल कीवर्ड। मैंने कहा एक्स क्या बना दो, ग्लोबल बना दो, ठीक है। ऐसे क्या बना दो यहाँ पे ग्लोबल, मैंने पहले एक्स ग्लोबल बनाया, देन मैंने क्या किया, इसको 20 वैल्यू सेंड कर, मैंने क्या वैल्यू सेंड की उसको 20। अब क्या होगा, मैंने कहा इनसाइड अ फंक्शन इसको प्रिंट कर, इट मींस दैट सबसे पहले क्या आएगा एक्स के पास, ये किधर आएगा, मॉडिफाई ग्लोबल के ऊपर आएगा, यहाँ से मूव करेगा इधर, और एक्स का बनाएगा ग्लोबल बनाएगा सबसे पहले। क्या अभी एक्स की रसाई कहाँ तक है, एक्सेस पूरे प्रोग्राम तक है, जहाँ भी प्रोग्राम तक चलेगा, जहाँ तक स्टार्ट से एंड तक, वहाँ तक ये एक्सेस होगा, ठीक है भाई यहाँ तक। तो यहाँ पे दोबारा एक्स इक्वल 20, अब इसका मतलब क्या है, अब एक्स में 20 आ गया, इसलिए स्टैंड को चेंज कर दिया, स्टैंड क्या कर दिया, चेंज। अब इनसाइड ऑफ फंक्शन पे आपको क्या मिल रहा है 20, और आउटसाइड ऑफ फंक्शन पे आपको क्या मिल रहा है 20। तो ये था लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है कि जो स्कोप है, किसका स्कोप है, वेरिएबल का इंटायर प्रोग्राम के अंदर। लोकल स्कोप का मतलब क्या था, स्कोप से जस्ट इस फंक्शन के अंदर, पीस ऑफ कोड के अंदर जहाँ पे इसको हमने इस्तेमाल किया। तो इससे यहाँ पे एक बात की है कि द ग्लोबल कीवर्ड अलाउज मॉडिफाइंग ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर ग्लोबल जो वेरिएबल था जिसका किया मॉडिफाई किया ग्लोबल स्कोप का, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को इस बार में प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गई है। तो हमने 2 स्कोप पढ़ चुके हैं। अब आ रहा है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी जिंदगी में। हाँ, लैम्डा फंक्शन का नाम सुना था, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बड़ा इस्तेमाल होता है एरो फंक्शन के तौर पर। जावास्क्रिप्ट आपने एरो फंक्शन पढ़ा वाला? यस, एरो लगाते हैं फिर उसके अंदर फंक्शन। हाँ हाँ, वो एक ही लाइन में लिख देता है। तो ये लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा का मतलब होता है कि एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस किसे कहते हैं, जिसका कोई नाम वगैरह ना हो,
ठीक है, बात समझ आ गई इस चीज़ की। तो हमने यहाँ पे कहा लैम्डा फंक्शन एनोनिमस सिंगल लाइन फंक्शन दैट इज फॉर शॉर्ट सिंपल ऑपरेशंस करेंगे। देखिए ये मैंने आपके सामने एक लैम्डा फंक्शन में है, मैंने कहा लैम्डा एक्स वाई, इसके दो पैरामीटर, कितने पैरामीटर हैं? दो। तो मैंने इसका क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कॉलन के बाद बताया कि इन दोनों को ऐड कर एक ही लाइन में लिखते, ठीक है। अभी मैं इसको समझाने से पहले मैं आपको पहले ये समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट लिखा, मैंने सम का एक नाम लिखा, ठीक है, इसको नींद आ रही है मेरी, और ए और बी लिख दिया बीच के अंदर, ठीक है। मैं तुम्हें दो भी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डेफ के कीवर्ड है हमारे पास, तो मैंने कहा डेफ कीवर्ड लिखेंगे, आगे फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन का नेम क्या वहाँ पे यहाँ पे सम है, और इसके पैरामीटर्स कितने हैं? दो, ए और बी। मैंने क्या रिटर्न किया, मैंने कहा ए प्लस बी रिटर्न कर, ए प्लस बी रिटर्न कर दो। अब यहाँ से ए प्लस बी रिटर्न कर दिया, अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नाम साथ के पैरामीटर्स या इसके आर्गुमेंट्स दे दूँगा। क्या दिया मैं, 0 5, ये सम्स का ये लिखा, फिर 5 दिया, तो मुझे क्या रिटर्न, क्या मैं जब इसको फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं क्या रिटर्न करेगा, 8। ये देखिए हमारे पास नीचे का रिटर्न कर दिया है हमने, 8 रिटर्न कर दिया। ये मैंने किया सिंपल फंक्शन के जरिए, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के जरिए करूँ, यही काम मैंने किसके जरिए किया है, लैम्डा के जरिए। तो सर ये ठीक नहीं है, हाँ लैम्डा वाला तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने दोनों से एक फ़र्क बताना था बस, समझ आ गई बात नहीं यहाँ तक कि जब आपको क्विक फंक्शन क्रिएट करना है कि ना कि आप देखते हैं मैं यहाँ पे फंक्शन बना लूँ, मैं बाहर जाके दोबारा बनाऊँगा, मुझसे कहा यहाँ पे आप क्या करें कि ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल है ऐड का एक वेरिएबल था, मैंने इसको फंक्शन असाइन कर दिया, मैंने कहा लैम्डा एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। अब देखिए मैं यहाँ पे ऐड के अंदर पैरामीटर देखूँगा, ठीक है, यानी कि इसका नाम वही होगा जो वेरिएबल जिसको असाइन किया, जिस वेरिएबल को आपने असाइन कर दिया है वो इसका क्या बन गया, फंक्शन। मैप और फिल्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। आप समझ लें कि जब आप पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एआई का इंटरव्यू नहीं देने जा रहे हैं, आपकी चीज़ें पूछें कि मैप क्या काम है, फिल्टर क्या काम है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं, मैप में लिस्ट को तो बाद में देखते कि लिस्ट क्या है, हमने इसकी टाइप कास्टिंग की है, क्योंकि ऐसे हमें को लगे वो वैल्यूज असाइन कर देनी थी, लेकिन वो एक आना से जनरेटर के तौर पर मैप कैसे देखें। पहले ये कौन सा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन, और ये क्या मेरे पास लिस्ट है, ये दो पैरामीटर है मैप के, कितने पैरामीटर हैं, दो। एक फंक्शन होगा जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ किसी वैल्यू के ऊपर, आइटरेबल के ऊपर, आइटरेटर के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे आइटरेटर क्या है, नंबर क्या मेरे पास यहाँ पे, लिस्ट, ठीक है भाई। यहाँ तक इट मीन्स दैट ये इसमें क्या अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, इसके ऊपर, यहाँ से पहला एलिमेंट उठाएगा, उस पर ये फंक्शन अप्लाई कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा 149। सर मैप फंक्शन ने क्या किया, मैप फंक्शन ने फंक्शन को अप्लाई किया लिस्ट पे, ये ने फंक्शन को किस पे अप्लाई किया, लिस्ट के हर एलिमेंट पे अप्लाई करे। लिस्ट के कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 4, चारों में से स्क्वायर अप्लाई कर। ये मैप C++ वाला तो नहीं है ना, जिसमें कीवर्ड ही पहले तो बना लेते हैं, तो फिर मैप फंक्शन है, आगे आएगा। फिर मैं आपका सारा सॉर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सर ये कौन सा मैप आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे पूरा फंक्शन आ रहा है। ये एक दफा मेरे पास यहाँ पे क्या देखें, नंबर में है ना, पहली वैल्यू क्या मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो 1 दे देगा। 1 का स्क्वायर क्या है, 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। फिर दूसरी वाली उठाएगा यहाँ से 2, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4। इसको फिर एक लिस्ट आपको यहाँ पे एक आइटरेटर आप रिटर्न करेगा, हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक तो मिस्टर बात है इस चीज़ की।
तो हमने लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया। लैम्डा फंक्शन का फ़ायदा ये है हम जहाँ मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसका हमने मैप के अंदर भी अप्लाई कर दिया। अब ये हम सॉर्ट कर रहे हैं, लिस्ट को सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे 90 है, यहाँ पे इसने क्या लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया, सॉर्ट को अप्लाई किया, सॉर्ट के हम स्टूडेंट की लिस्ट दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स है ना हमारे पास, लिस्ट ऑफ टपल्स है कि नहीं है? यस, टपल्स कैसे पता लगे लिस्ट ऑफ टपल्स? पैरेंथेसिस से, छोटी ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस सारी के टपल है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट कर दिया है, इसको अब आपने खुद करने की कोशिश करनी है। सॉर्ट हमने किया इसके ऊपर, हमने नंबर की बेस से सॉर्ट किया यहाँ पे बाय स्कोर्स, ठीक है। अब हमारे पास है कि लैम्डा एक्सप्रेशन का बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, लैम्डा एक्सप्रेशन का बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास? कोड शॉर्ट हो गया, लाइन सॉर्ट अप कर दिया कर हमने। वो जो मैं बाहर जाके फंक्शन लिखता फिर यहाँ पे कैसे हम जहाँ पे दिल के मैंने वहाँ पे फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसका स्कोप छोटा ही है, मतलब एक दो लाइन का फंक्शन है, बड़ा भी फंक्शन निकाल। बड़ा बेनिफिट आप जब लॉगिन वगैरह करते हैं, लॉगिन पासवर्ड के लिए आप चेक करते हैं इसकी वैलिडिटी को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन मेक कोड शॉर्टर एंड मोर रिलायबल का सॉर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशंस का हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमारे पास है ना मैप फिल्टर फंक्शन, वहाँ पे फंक्शन मैपिंग आती है 1 to 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to 1 मैपिंग है हमारे पास, कौन सी है? सर मैपिंग ये हो गया कि हर लिस्ट के समझ आ गई बात की? मैपिंग ये हो गया कि लिस्ट के हर आइटम पे फंक्शन अप्लाई जाएगा करेगा और चेक करेगा, हर लिस्ट के हर एलिमेंट के ऊपर क्या करेगा, फंक्शन अप्लाई करेगा। ये मैप है, ठीक है बात। और मैंने आपको मैथ्स के तरीके से समझा दी 1 to 1 मैपिंग के बाद। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई आपको। तो अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, हमने यहाँ पे स्केल, हाँ लिस्ट मैप लैम्डा जब ये पहले ऑलरेडी एग्जांपल हम कर चुके हैं कि मैप क्या लेता है हमारे पास, मैप लेता है एक फंक्शन लेगा, उसको अप्लाई करेगा हर एलिमेंट पे, नीचे लिख भी दिया अप्लाई द फंक्शन टू एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट पे फंक्शन क्या कर देगा, वहाँ पे अप्लाई करेगा। और हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, लैम्डा फंक्शन अप्लाई किया। और फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर छांटी कर देगा। हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि एक्स देखें, हम वहाँ पे हमने पहले भी और नंबर्स प्रिंट कराए थे, तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन लगा रहे थे, इफ कंडीशन लगा रहे थे। इफ के तरीके हमने ये काम कर दिया। मैंने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया। मैंने क्या कहा, एक एक्स रिमाइंडर टू इक्वल टू 0, जहाँ पे ये रिमाइंडर इक्वल 0 आ जाएगा तो इस लिस्ट के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर देगा, ये सारे कौन से नंबर प्रिंट कर देगा, इवन नंबर, ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ तक किया। अभी आगे मैं इसको मूव कर रहे हैं। तो अच्छा बात है कि प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के बारे में बताना भूल गया आपको। दो किस्म की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज है, एक होती है आइटरेटिव, एक होती है रिकर्सिव। और ये कभी रिकर्सिव अप्रोच है, रिकर्सिव अप्रोच पढ़िए कभी, कहाँ पे? हाँ जी, रिकर्सिव फंक्शंस, रिकर्जन। वो वहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल आपको वहाँ पे कराई जाती है फिबोनाची सीरीज की, फिर उसके बाद फैक्टोरियल की, ठीक है। तो ये सारी रिकर्सिव अप्रोच होती है हमारे पास। रिकर्सिव अप्रोच का मतलब क्या, फंक्शन इटसेल्फ अपने आप को कॉल करता है, सर रिकर्जन का नाम देता है, ठीक है। और आइटरेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पे हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लूप को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आइटरेटिव अप्रोच होगी। और जहाँ पे हम फंक्शन को इटसेल्फ कॉल करके किसी मसले को हल करेगा, तो वहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच है। और वहाँ पे हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं डिवाइड एंड कंकर अप्रोच या डिवाइड एंड रिड्यूस अप्रोच। जो अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, ये आपने याद कर लेना, ये आपके नॉलेज के लिए बना करता है। तो यहाँ तक सबको बात क्लियर। हमने मैप को पढ़ा, क्लियर बात। मैप फंक्शन किससे इस्तेमाल होता है भाई, फंक्शंस को अप्लाई करता है किसी लिस्ट के लिए आइटरेटिव, ठीक है, उसके हर एलिमेंट के ऊपर। और फिल्टर क्या करेगा, छांटी करेगा, छांटी कर दे किसी कंडीशन की बुनियाद पर, ठीक है। तो ये फिल्टर था। और ये यकीन करें कि यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाएगा, मैप क्या काम करता है, फिल्टर क्या काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको
लिस्ट कंप्रीहेंशन कैसे काम करती है, डिक्शनरी कंप्रीहेंशन क्या होती है, ठीक है, लूप्स और आइट्रेबल क्या होता है, आइट्रेटर क्या होता है, आइटर फंक्शन क्या काम करता है, नेक्स्ट कंप्रीहेंशन। बेसिकली हम डिक्शनरी को क्लियर करते हैं बाय यूजिंग इन अ सिंगल लाइन। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें आपने बेटा याद रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि हम पाइथन को इंशाल्लाह नेक्स्ट 2-3 डेज के अंदर खत्म कर देंगे।